बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल जो है हम लोग क्या कर रहे थे, कल हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के मेथड्स को देखना शुरू कर दिया था। कल हम लोगों ने दो मेथड्स को देखा था, राइट। दूसरा मेथड अभी हमें डिस्कस करना था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, राइट। तो एक काम ये करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन ये वाला ऐसा है कि इसके अंदर सारे 500 मेथड से आपसे कहा हुआ है कि जी आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो फिर ऑन द वे इंशाल्लाह मैं आपको सारे मेथड्स जो है वो करा दूंगी। इसमें फिर हम प्रोपोर्शनेट और फुल प्रोपोर्शनेट पॉलिसी और फुल ईयर पॉलिसी को भी देखते हैं। तो सवाल हम अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? A machinery was acquired on 1st October 2013 for rupees 2.5 million, ठीक है। तो 2.5 मिलियन का मशीनरी एक खरीदी थी, कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर 2013 को। इट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एंड एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 8 लाख रुपीज। तो उसने आपको ये क्या बता दी? ये कॉस्ट बता दी। आपको कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, वो पूरी जो एक्विजिशन कॉस्ट की पूरी कैलकुलेशन थी, आपको वो काम नहीं करना, वो वाला काम आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। इट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years and an estimated residual value of 8 lakh rupees. The total number of units expected to be produced over the useful life are 7,50,000. तो वो क्या बता रहा है? लाइफ बता रहा है, यूजफुल लाइफ ईयर्स के टर्म्स में भी, और फिर ये भी बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड ओवर द यूजफुल लाइफ आर 7,50,000। ये किसी दूसरे मेथड के लिए, ठीक है। And the machine is expected to be used for 15,000 hours, after which it will have to be disposed of. यानी कि उसको फिर बेचना पड़ जाएगा क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी। क्लियर होगी बात? The following information relates to the years ended 31st December 2013, 14 and 15, ठीक है। तो ये आपको उन्होंने बता दिया है कि जी कितने आवर्स एक्चुअली मशीन ने काम किया, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हमें करना क्या है? यूजिंग ईच ऑफ द 5 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर दीज 3 years 2013, 14 एंड 15 यूजिंग प्रोपोर्शनेट पॉलिसी एंड यूजिंग फुल ईयर पॉलिसी। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है जी। आपका फुल ईयर पॉलिसी, फुल ईयर पॉलिसी क्या होता है? इतनी बात तो हमें ये समझ में आ गई कि आपकी डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन होती है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, राइट। कि उसकी वैल्यू में डिक्लाइन आ रहा हो, रिडक्शन आ रहा हो, उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। फुल ईयर पॉलिसी में क्या होता है? कैलकुलेशन आप इस तरह से करते हो, लास्ट ईयर नहीं, इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, इसको रहने दें, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है ये आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आप अभी सिर्फ इसको यहाँ पे नोट कर लें अपने पास, ठीक है। बाद में फिर इंशाल्लाह उसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब क्या है इसका, वो फिर हम इंशाल्लाह अभी क्वेश्चन में देखेंगे। फुल ईयर पॉलिसी क्या कह रहा है? फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज और कैलकुलेटेड इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। That is, depreciation is charged for the whole year regardless of the date of purchase. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ अभी इस लेवल पे इतना समझना आपको काफी है कि जिस तरह अगर मैं आपको ये कहूं, कि मेरा अकाउंटिंग ईयर है कब से कब तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ये मेरा क्या है? ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है। अब आपको ये बात पता है, इतनी बात मैंने आपको कही है, जिस तरह अक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स हो गए, सारे क्या है? ये सारे ईयर एंड एडजस्टमेंट्स कहलाते हैं, राइट। कल मैंने ये बात आपको कही भी थी। इसी तरह डेप्रिसिएशन भी आपका ईयर एंड एडजस्टमेंट है, राइट। यानी कि आपने क्या करना है? 31 दिसंबर पे आके खड़े होके आपने कैलकुलेशन करनी है पूरे साल की डेप्रिसिएशन की,
क्या मतलब है, किस तरह से इसका क्या मतलब हो जाता है, वो सारा कैलकुलेशन करते हुए इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतनी बात सुने। अब अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल ये कहूं कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर मेरा अकाउंटिंग ईयर है और मैंने कोई एसेट खरीदा है 1 मई को, ठीक है, तो क्या हुआ, इन द मिडल ऑफ दिस ईयर, राइट, 1 मई को मैंने इसमें कोई एसेट खरीदा है। अब इसमें होगा क्या, अब आपने इस साल में एसेट को इस्तेमाल कितना किया है, आपने, आपके पास कितने टाइम के लिए वो एसेट मौजूद था, मई से लेके 31 दिसंबर, यानी कि 8 मंथ्स। वही वाली बात है जिस तरह अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट में हम करते थे ना, कि जितने महीने का बेनिफिट होता था उतने महीने का ही हम एक्सपेंस चार्ज करते थे या इनकम चार्ज करते थे, राइट। इसी तरह यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अगर अगर ये एसेट मैंने खरीदा है 1 मई को, 31 दिसंबर पे अब मैं आ गई हूँ और अब मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, तो मैंने डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है उतने महीनों का जितने महीनों का मैंने बेनिफिट इस्तेमाल किया है उस एसेट का, राइट। बेनिफिट इस्तेमाल किया है ना आपने, आपने एसेट को इस्तेमाल किया है 8 महीने, इस साल इस्तेमाल किए हैं, तो 8 महीने का जहां जहां आपके दिमाग में आए ना कि जहां जहां बेनिफिट इन्वॉल्व हो रहा है, आप बेनिफिट जहां जहां किसी पर्टिकुलर ईयर में कंज्यूम कर रहे हो, आपने कहना है उसका एक्सपेंस चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट को इस्तेमाल करने का जो बेनिफिट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके अगेंस्ट आप क्या चार्ज कर रहे हो कि करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इतनी बात समझ में आ रही है। फुल ईयर पॉलिसी में क्या होता है, फुल ईयर पॉलिसी में आप ये कहते हो भले मैंने एसेट 1 मई को खरीदा, भले मैंने 1 दिसंबर को खरीदा, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है, मैंने ऐसे ही ट्रीट करना है जिस तरह मैंने ये एसेट खरीदा है 1 जनवरी को। जैसे मैंने पूरे 12 महीने इसको इस्तेमाल किया है, तो आपने 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो आपने बुक करना है फुल ईयर पॉलिसी के अंदर, ठीक है। तो फुल ईयर पॉलिसी में क्या होता है, आप ये नहीं देखते हो कि आपने कितने महीनों का आपने बेनिफिट इस्तेमाल किया और उतने महीनों का ही बेनिफिट चार्ज करो, नहीं। आपने ये देखा इस साल आपने एसेट खरीदा, इसको आप ऐसे ट्रीट करते हो जिस तरह आपने इसको साल के पहले दिन खरीदा था। क्लियर हो गई बात, यानी कि पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। प्रोपोर्शनेट पॉलिसी ऑन दी अदर हैंड क्या होती है, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज चार्ज विद रिगार्ड टू द पीरियड ऑफ यूज। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अगर तो हमने एसेट खरीदा है 1 मई को, अब हम इसमें कहेंगे कि ठीक है पूरे ये 8 महीने इस्तेमाल हुआ है, तो 8 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम चार्ज करेंगे, ठीक है। ये पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसी किसी भी मैनेजमेंट की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अपने, अब वो अपनी ऐवी थोड़ी मर्जी चलाता है, वो ऐसी बात है स्टडी करता है चीजों को, वो मुख्तलिफ चीजों को कंसिडर करके फिर ये पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। मतलब ऐसे ही आप उठ के कोई पॉलिसी नहीं कह सकते कि चलो जी ये वाली पॉलिसी रखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी काफी ज्यादा सोच विचार करके फिर आप डिसाइड करते हो कि हमने कौन सी पॉलिसी को सिलेक्ट करना है। ये किसी भी मैनेजमेंट के पास चॉइस होती है कि वो चाहे तो फुल ईयर पॉलिसी को फॉलो करे, चाहे तो प्रोपोर्शनेट पॉलिसी को फॉलो करे। बात क्लियर है, ठीक है जी। उस्मान, मोहसिन, जुलेखा, उस्मान और मोहसिन क्लियर हो रही है थोड़ी बात। अभी क्वेश्चन पर आएंगे तो इंशाल्लाह ये फुल ईयर पॉलिसी और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी आपकी और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ इस चीज को नोट करो। चलो जी,
तो अब हमें क्या करना है, अब हमें, हमारे पास 5 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, चार्जिंग के, जिसमें से पहला तो हम काफी कल जो है वो कर चुके थे, फॉर्मूले को देख चुके थे, राइट। तो सबसे पहले वाला हमारा कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट ऑफ देम, ठीक है, सबसे आसान इसमें से है। अब आपको निकालना क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, राइट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यानी कि 2013 में कितना एसेट में रिडक्शन आएगा, एसेट की वैल्यू में कितनी कमी आएगी, 2014 में कितनी कमी आई और 2015 में कितनी कमी आई, राइट। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, रिडक्शन इन वैल्यू कितना क्या हुआ, राइट। तो सबसे पहले जब हम आते हैं, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में। अब इसके अंदर भी आपके पास क्या है, आपको इस बात का ख्याल करना है कि प्रोपोर्शनेट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं या फुल ईयर पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो पहले तो हम इसको जरा यहाँ पे अपना फॉर्मूला दोबारा से लिख लें, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और इसको हमने पूरे के पूरे को डिवाइड करना है यूजफुल लाइफ से, राइट। इस पूरे को आपने डिवाइड कर दिया टोटल यूजफुल लाइफ से, ठीक है। अब इसके अंदर आपने दोनों को अलग अलग करना है सॉल्व। पहले हम सॉल्व करेंगे किससे, पहले हम सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शनेट पॉलिसी से, ठीक है। अच्छा, हमने ये एसेट खरीदा कौन से साल में है, हमने ये खरीदा है अक्टूबर 2013, ठीक है। अब यहाँ पे इधर देखें, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, ईयर एंड है 31 दिसंबर 2013। इस तरह से जब क्वेश्चन में बात होती है ना, तो वो आपको एक मेजर हिंट दे रहा होता है कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर एंड है वो ये है, 31 दिसंबर है। और आपको अब इतनी बात का पता लग जाना चाहिए और इतनी बात का एहसास हो जाना चाहिए कि यू नीड टू नो द अकाउंटिंग ईयर एंड, कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक है, क्योंकि सारे हमारी ईयर एंड एडजस्टमेंट्स हैं, इसमें हमें ईयर एंड को खास तौर पे देखना पड़ता है, राइट। हमें उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और डेप्रिसिएशन में तो ये और भी जरूरी हो जाता है। क्यों होता है, अब इधर देखते हैं। इतनी बात क्लियर है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है हर साल 31 दिसंबर पे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2013 की, राइट। 31 दिसंबर 2013, इस वाले अकाउंटिंग ईयर की जब हम बात करेंगे, 31 दिसंबर 2013 इस अकाउंटिंग ईयर की बात करेंगे, तो अब इधर देखें, आपने ये एसेट कब खरीदा है, कौन सी डेट पे, 1 अक्टूबर 2013, राइट। तो अगर मैं अब आप खड़े हुए 31 दिसंबर 2013 पे, और अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कितने महीने इस मशीनरी को यूज किया, कितने महीने ये मशीनरी आपके पास पड़ी रही रेडी फॉर यूज, आप कहेंगे अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर और दिसंबर। प्रोपोर्शनेट पॉलिसी हम कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन उतने ही महीनों का चार्ज करना होता है जितने महीने वो एसेट इस्तेमाल हुआ, यानी कि अवेलेबल रहा फॉर यूज। बात क्लियर है। अब इस्तेमाल ऑब्वियसली, अब वो मेरे पास अगर पड़ा हुआ भी है, मैं तो कहूंगी ना कि इट इज रेडी फॉर यूज, मेरी मर्जी में चाहूं तो फौरन से इसको यूज भी करना शुरू कर दूं। तो आपने ये बात कहना है कि वो कितने महीने तक आपके पास अवेलेबल था फॉर यूज, अब आपने उसको यूज किया नहीं किया, दैट्स अनदर स्टोरी। बस उसमें बेंचमार्क क्या होना चाहिए कि वो आपके पास कब से मौजूद था कि बस आप उसको इस्तेमाल करें। हो सकता है आपने 3 महीने उसको इस्तेमाल किया। इज दैट क्लियर। ये बात हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में करेंगे कि अवेलेबल फॉर यूज वाली डेट और भी बहुत मुख्तलिफ टाइमिंग्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वील टॉक अबाउट दैट लेटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी कि आपने इसको 3 महीने के लिए इस्तेमाल किया है 2013 में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इधर आ जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर। फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। इस एसेट की कॉस्ट कितनी है, 2.5 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू कितना है, 8 लाख रुपीज, और यूजफुल लाइफ इन इयर्स कितनी है, 5 इयर्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2.5 मिलियन माइनस 8 लाख डिवाइडेड बाय 5, ये काम आपने कर दिया, आंसर आया 3,40,000। अभी भी आपका सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। आपने अभी क्या करना है, इसको प्रोपोर्शनेट करना है, टाइम के हिसाब से अपोर्शन करना जरूरी है। ये जो 34 था, 3,40,000, हाँ 3,40,000 का जो
अमाउंट आ रहा है ना आपको आपका। आप इस बात को याद रखें कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, इस वाले फॉर्मूले को यूज करके जो भी आंसर आएगा ना, वो आंसर आएगा फॉर 12 मंथ्स, यानी कि फॉर अ ईयर, राइट। अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो इधर हमारे पास जो आंसर आ रहा है 3,40,000 का, ये 12 महीनों की डेप्रिसिएशन है, राइट। ये 12 महीनों का डेप्रिसिएशन चार्ज है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। लेकिन हो क्या रहा है, हम प्रोपोर्शनेट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं अभी, और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी के हिसाब से हमने ये कहना है, बिल्कुल ठीक, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी के हिसाब से हमने ये कहना है कि जितने महीने एसेट इस्तेमाल हुआ उतने महीने का ही मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यानी कि मैं क्या कहूंगी, अगर तो मेरा एसेट इस साल पूरे 12 महीने यूज होता तो मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज होता 3,40,000। लेकिन हुआ क्या है, मेरा एसेट पूरे 12 महीने इस्तेमाल नहीं हुआ, तो मैंने इसके आगे अब एक और काम करना है, और वो क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर देना है, 3 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, क्लियर होगी बात। मैं ये कहूंगी कि 3,40,000 पूरे 12 महीनों का अमाउंट है, तो 3 महीनों का अमाउंट क्या होगा, तो वो 3 महीनों का अमाउंट आपके पास कितना आ जाएगा, 85,000। जुलेखा, मेरे ख्याल से आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है। 2.5 मिलियन, 8 लाख और 5 years, 2.5 मिलियन। हाँ, स्ट्रेट लाइन है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसको 3/12 भी तो करना है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अच्छा, टोटल किया है, नहीं नहीं नहीं, सही है, क्लियर होगी बात। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि अंडर प्रोपोर्शनेट पॉलिसी 31 दिसंबर 2013 का जो डेप्रिसिएशन रेट है, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया, वो कितने का आया, 85,000। इतनी बात क्लियर है। वन ईयर की अमाउंट थी, बिल्कुल 1 ईयर की अमाउंट थी, यानी कि 12 महीनों की वो अमाउंट थी। अगर तो मेरा एसेट पूरे 12 महीने इस्तेमाल होता ना, तब मेरी अमाउंट होनी थी 3,40,000। लेकिन इस साल अभी मैं प्रोपोर्शनेट पॉलिसी कर रही हूँ फॉलो, मुझे क्या करना है, मुझे मंथ्स का ख्याल रखना है, मुझे डेट ऑफ परचेज का ख्याल रखना है। तो मैंने ये कहा कि इस साल मैंने पूरे 12 महीने इस एसेट को इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ 3 महीने किया। पूरे 12 महीने इस्तेमाल किया होता तो 3,40,000 आता। तो मैंने अब उसमें से सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल किया, तो उसको मैंने 3/12 कर दिया, टाइम अपोर्शन कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में रहते हुए हम ये देखते हैं कि अब 31 अगले साल का क्या होगा, 31 दिसंबर 2014 में हमारा क्या होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब यहाँ पे देखें, 1 अक्टूबर 2013 को आपने खरीदा, 31 दिसंबर 2013 भी गुजर गई, अब अगला साल आ गया। अब अगला साल आया, ये एसेट 1 जनवरी 2014 को मौजूद था आपके पास, बिल्कुल मौजूद था, क्योंकि आप उसको वो खरीद चुके थे पिछले साल। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2014 तक पूरे 12 महीने के लिए आपने इस एसेट को इस्तेमाल किया। तो अब इधर आपका डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा, वही 3,40,000 पूरा। चाहे तो दोबारा कैलकुलेट कर लें, चाहे तो आप दोबारा से इस तरह कैलकुलेट कर लें कि अब भी हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड का हर साल यही फॉर्मूला आएगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल यूजफुल लाइफ, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल यूजफुल लाइफ। तो हर साल आपने यही फॉर्मूला, यही फिगर्स यूज करनी है। आपने इधर भी यही किया, 8 लाख डिवाइडेड बाय 5। इधर मुझे कुछ अपोर्शन करने की जरूरत है, कोई अपोर्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एसेट मैंने पूरे 12 महीने इस्तेमाल किया। 2014 में, सिर्फ 2013 में इशू था, सिर्फ 2013 में मैंने उसको 12 महीने इस्तेमाल नहीं किया, वो मेरे पास एसेट 3 महीनों के लिए अवेलेबल था। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे मुझे अपोर्शन करने की जरूरत ही नहीं है, 12/12 यानी कि 1, राइट। तो मैंने इस तरह से किया, मेरा आंसर आ जाएगा 3,40,000। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3,40,000। तो मैं ये कहूंगी कि 2013 का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ये था,
85,000। 2014 का क्या था? 3,40,000। अब आते हैं 31 दिसंबर 2015 पे, ठीक है। 31 दिसंबर 2015 पे आते हैं, तो इस साल भी आपका एसेट पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुआ है ना। 2013 में सिर्फ 3 महीने के लिए अवेलेबल था। नहीं 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 नहीं, वो माइनस करके करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। स्ट्रेट लाइन मेथड में माइनस नहीं करते, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में एग्जैक्टली आप उसी तरह से हर साल ये करते रहते हैं, इसीलिए इस मेथड को स्ट्रेट लाइन कहते हैं कि हर साल सेम ही अमाउंट से एसेट जो है ना वो डेप्रिशिएट हो रहा होता है, अनलेस ऑफ कोर्स अगर आपने पीरियड ऑफ यूज आपका कम हो, ठीक है। तो आपका क्या होगा, हर साल आपका 3,40,000 से डेप्रिशिएट होगा। 2015 में भी 3,40,000 से डेप्रिशिएट होगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली यही वाली कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगी। 2015 में भी आपने 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2015 तक इस एसेट को इस्तेमाल किया। 2015 में पूरे 12 महीने ये एसेट यूज हुआ। हम दोबारा से फॉर्मूला अगर यूज करना चाहें तो दोबारा से यही होगा, 2.5 मिलियन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ, और हम इसको कहेंगे कि इस साल भी हमारा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है वो 3,40,000 है। तो आपके पास पहले साल में भी 3,40,000 ये अमाउंट आ सकता था अगर ये एसेट आपने खरीदा होता 1 जनवरी को, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में होता ही यही है कि आपका हर साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ना वो सेम होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में जी, यहां तक क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आते हैं फुल ईयर पॉलिसी। फुल ईयर पॉलिसी बड़ा आसान है। फुल ईयर पॉलिसी में मैंने आपको क्या लिखवाया हुआ है कि फुल ईयर पॉलिसी में आपने कोई रिगार्ड नहीं करना, आपने कोई इस बात का ख्याल नहीं करना कि कौन सी डेट पे मैंने खरीदा है। हमने क्या अज्यूम करना है, फुल ईयर पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज और कैलकुलेटेड इन द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। तो अभी हम ईयर ऑफ परचेज की बात कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर 2013 वापस से इधर आएंगे। 31 दिसंबर 2013 में हम क्या कहेंगे कि हमने इस एसेट को एक्चुअली खरीदा कब है, 1 अक्टूबर 2013 को है, लेकिन हम इस बात को डिसरिगार्ड कर देंगे क्योंकि अभी हम फुल ईयर पॉलिसी में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फुल ईयर पॉलिसी के हिसाब से क्या होगा, पहले साल में भी 2013 के अंदर भी आप साल के आखिर में खड़े होके बोलोगे कि मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, 2.5 मिलियन माइनस 8 लाख डिवाइडेड बाय 5, दैट्स इट, इनटू 12/12, ठीक है। क्योंकि फुल ईयर पॉलिसी है तो हमने क्या करना है, इसको पहले साल में ऐसे करना है जिस तरह हमारा 1 जनवरी को वो एसेट खरीदा गया था। तो 3,40,000 आपका आंसर इधर भी होगा। फिर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 में भी आपका आंसर 3,40,000 ही होगा। एग्जैक्टली यही चीज आपकी यहाँ भी कॉपी हो जाएगी और 31 दिसंबर 2015 में भी कॉपी हो जाएगी। बात समझ आ रही है सबको? तो सिर्फ डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डिफरेंस ये है कि ईयर ऑफ परचेज में प्रोपोर्शनल पॉलिसी में आपने महीनों का ख्याल रखा, आपने महीना पर मंथ वाइज आपने जो है वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की, लेकिन फुल ईयर पॉलिसी में आपने इस तरह से नहीं करना, ठीक है जी, क्लियर है बात? जी मोहसिन, उस्मान, क्लियर होगी बात? ठीक है। देखो रियल में डेप्रिसिएशन होना या ना होना, देखो अगेन वही वाली बात है ना, हम लगभग वाला काम कर रहे हैं ना कि लगभग इतने की डेप्रिसिएशन आई। तो अब वो ये हमारी कैलकुलेशन है, एक्चुअल में हम किस तरह से कोई वैल्यू, हम वैल्यू लगा रहे हैं कि आपकी एसेट में डिक्लाइन कितने का आया, राइट। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम जितनी भी वैल्यू लगाएं जिस भी मेथड से करें। तो हम ये बात तो कह नहीं सकते कि फुल ईयर पॉलिसी में फिर आपने जो 3,40,000 कैलकुलेट किया वो गलत किया है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। बस हमारी अकाउंटिंग की पॉलिसी है कि हमने पहले साल में ही अज्यूम किया कि जी पूरे का पूरा ही डिक्लाइन आया, रिडक्शन इन वैल्यू आई, ठीक है। सही है जी, इतनी बात क्लियर हो गई।
अच्छा, अब दूसरे मेथड पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले जरा मैंने आपको कहा था कि एक यूनिवर्सल मैंने आपको बात भी बतानी है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी ये वाला सिलेक्ट करते हैं अपना, सही है, इधर आ जाए। 31 दिसंबर, अभी हम प्रोपोर्शनल पॉलिसी में वापस हैं, 31 दिसंबर 2013 पर आ गए, ठीक है। आखिरी दिन आपने क्या किया, आपने कैलकुलेट किया कि जी टोटल मेरे एसेट में, एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन कितने का आया, 85,000 का। आपने ये एसेट खरीदा जब था तो उस टाइम इसकी वैल्यू क्या थी, यानी कि वैल्यू हो गई है ना, कितनी थी, 2.5 मिलियन, जब आपने इस एसेट को खरीदा था, यानी कि 1 अक्टूबर पे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अब मुझे जरा ये कैलकुलेट करके बताएं कि 31 दिसंबर 2013 पे इस एसेट की वैल्यू फिर क्या हो गई, तो आप मुझे ये बात कहेंगे 2.5 मिलियन इस एसेट की वैल्यू थी 1 अक्टूबर को, और उसमें 85,000 रुपीज का डिक्लाइन आया, तो आप मुझे कहेंगे कि अब कौन सी डेट पे, क्लोजिंग की डेट पे ना। अभी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू लिखनी है, राइट। तो अब आप मुझे ये कहोगे कि 31 दिसंबर 2013 पे इस एसेट की वैल्यू 2.415 मिलियन हो गई है। क्यों हुई है, 2.5 मिलियन इस एसेट की वैल्यू थी। जाहिर सी बात है, जब आपने खरीदा था इस एसेट को तो मार्केट वैल्यू पे ही खरीदा था ना, उसकी जो मार्केट में वैल्यू चल रही थी उसी पे इसको खरीदा था। तो 2.5 मिलियन आप कहोगे कि एसेट की वैल्यू थी एट द डेट ऑफ परचेज, और अभी मैंने उसको 3 महीने इस्तेमाल किया है। 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसका जो रिडक्शन इन वैल्यू आया, डिक्लाइन इन वैल्यू आया बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, बिकॉज ऑफ टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस व्हाटसोएवर, वो हुआ है 85,000 का। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं आज की डेट पे, ये कौन सी डेट की वैल्यू है, 1 अक्टूबर 2013। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं फिर आज की डेट पे जरा मुझे बताएं, क्लोजिंग की डेट पे, कि इस एसेट की वैल्यू कितनी है, तो आप मुझे कहेंगे 2.415 मिलियन, राइट। ठीक है ना, यानी कि मैंने क्या किया, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। इस वैल्यू को हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट। मैं इसकी फॉर्मूला भी लिखवाती हूं अभी, नेट बुक वैल्यू, ठीक है। कैरिंग अमाउंट, नेट बुक वैल्यू, इसके अलावा और इसमें, हाँ यही चीजें, यही वर्ड्स हैं इसके, ठीक है, टर्म्स हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आप करोगे क्या, 31 दिसंबर 2013 पे जब आप ये मशीनरी को लिखोगे अपने नॉन करंट एसेट्स के नीचे, तो उसके सामने वैल्यू क्या लिखोगे, 2.415 मिलियन, यानी कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इधर आ जाए। अब जो मुझे आपको इतनी बात क्लियर हो गई ना, कि मैंने आपसे पूछा, नहीं 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 नहीं, इस पे चार्ज करेंगे दूसरे फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। इस वाले मेथड में आपने 2.415 मिलियन पे नहीं चार्ज करनी डेप्रिसिएशन, आपने 2.5 मिलियन को यूज करते हुए चार्ज करते रहनी है। वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम आपके तरीके से चलेंगे। मुख्तलिफ मेथड्स है ना बच्चे, इसमें हमने तरीके बनाए हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने अकाउंटिंग जो पूरी डेवलप हुई है उसके अंदर काफी जो प्रैक्टिसेस हैं एस्टैब्लिश हुई हैं, उसके अंदर ये बात भी रियलाइज हुई है कि जरूरी नहीं है कि आप 2.415 मतलब कैरिंग अमाउंट को फिर यूज करके उसके ऊपर आगे फ्यूचर ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। ये मैं आपको समझा दूंगी, बात ये समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अभी पहले स्ट्रेट लाइन मेथड समझ लो, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आके आपका वो वाला पॉइंट हो जाएगा क्लियर, ठीक है। ये वाला तरीका भी ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, पॉलिसीज होती हैं ये। जिस तरह फुल ईयर पॉलिसी, प्रोपोर्शनल पॉलिसी चॉइस है ना मैनेजमेंट के पास, वो कुछ भी करे, तो इस तरह मेथड, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या फॉलो करना है वो भी पॉलिसी होती है, वो भी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड चूज करना चाह रही है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें देखना होता है कि एसेट किस किस्म का है, एज बिजनेस का नेचर क्या है, बहुत सारी चीजें उसमें कंसिडर करके फिर डिसाइड किया जाता है कि अच्छा जी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करते हैं, या दूसरा सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। चलें जी, अब इधर आ जाए। इसका अब आप फॉर्मूला नोट कर लें, कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, ठीक है। accumulated depreciation क्या होता है,
total of all the depreciation expenses charged to date. सही है, ऑल द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस चार्ज टू डेट. कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू का एक और फॉर्मूला भी है, उसको भी नोट कर लें. बहुत सिंपल है, इंशाल्लाह ऐसे याद हो जाएंगे आप लोगों को. इज इक्वल टू ठीक है. तो आपके पास ये दो फॉर्मूला हैं, इन दो तरीकों से, दोनों में से किसी भी तरीके से आप कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है. तो अब आपको इस सवाल के अंदर क्या निकालना था, क्वेश्चन के अंदर तो आपको निकालना था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. नोट कर लिए दोनों फॉर्मूलाज आप लोगों ने? जी मोहसिन उस्मान. ठीक है. अब इस सवाल के अंदर जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन हम एक काम ये करते हैं कि साथ साथ ही ना नेट बुक वैल्यू भी कैलकुलेट करते रहते हैं. ठीक है. तो अब 31 दिसंबर 2013 पे हम प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में 31 दिसंबर 2013 की डेट पे आ गए. पहला साल था इस एसेट का हमारे पास. हमने इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया, कितना? 85,000. ठीक है. अब हमें निकालना है क्या? 31 दिसंबर 2013 पे नेट बुक वैल्यू क्या है, हमें वो निकालनी है. कैसे निकालेंगे? दो मेथड्स हैं आपके पास, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. राइट. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कि आपने टू डेट यानी कि 31 दिसंबर 2013 तक इस एसेट के ऊपर टोटल कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया हुआ है टू डेट. तो अभी तक तो सिर्फ आपने 85,000 कैलकुलेट किया हुआ है. राइट. तो आप क्या करोगे? कॉस्ट इसकी कितनी है? कॉस्ट है इसकी 2.5 मिलियन माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 85,000. तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 2415,000. ये बात क्लियर है? ठीक है. तो पहले फॉर्मूले से कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 2415,000. दूसरा फॉर्मूला क्या है? कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर. राइट. अब इधर आपका स्टार्ट ऑफ द ईयर यानी कि 1 जनवरी पे तो ये एसेट मौजूद ही नहीं था, ये तो आपने खरीदा ही 1 अक्टूबर को है. राइट. तो हम क्या कहेंगे? कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर के बजाय हम कह देंगे कि 1 अक्टूबर को इसकी कॉस्ट क्या थी, है ना? हमारे पास 1 जनवरी को तो ये मौजूद ही नहीं था, तो हम क्या कहेंगे? जी ये 85,000 हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाला यूजिंग प्रोपोर्शनेट पॉलिसी. ये है ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. इसमें मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? इसमें मैंने यूज किया है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. ठीक है. दूसरे फॉर्मूले को यूज करेंगे, दूसरे फॉर्मूले का भी एग्जैक्टली यही होगा. सेकंड फॉर्मूला आपका क्या है? कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर. तो इधर हमारा कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 2.5 मिलियन ही रहेगा. ठीक है. जब ये एसेट हमने खरीदा था 2.5 मिलियन माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है? 85,000. तो इधर भी आंसर हमारा कितना आएगा? 2415,000. तो जोन सा भी मेथड फॉलो करेंगे नेट बुक वैल्यू आपका, हाँ इस साल मोहसिन, सिर्फ इस साल में, सिर्फ दिसंबर 2013 जो फर्स्ट ईयर था इस एसेट का, जो ईयर ऑफ परचेज था, उसमें कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और कॉस्ट सेम ही थे. ठीक है. आगे जाके हम देखेंगे अगले सालों में कॉस्ट अलग चीज हो जाएगी और कैरिंग अमाउंट अलग हो जाएगा. क्लियर होगी बात? क्योंकि देखो इससे पहले तो डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज हुआ ही नहीं था ना, तो कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट सेम ही थी. ठीक है. चलें जी, अब इधर आते हैं. फिर आ गया 31 दिसंबर 2014. अब 31 दिसंबर 2014 पे आपने दो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस
चार्ज कर लिए टू डेट, एक 3,40,000, एक इस साल का, एक 85,000। तो अगर हम 31 दिसंबर 2014 पे खड़े होके पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन कर लें। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या था? टोटल ऑफ ऑल द डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस चार्ज्ड टू डेट। तो आपने टू डेट दो डेप्रीसिएशन चार्ज किए हैं, एक किया था पिछले साल 85,000 का और एक आपने अभी चार्ज किया यानी कि 3,40,000। कितना हो गया टोटल? 4,25,000। हाँ जी, 4,25,000। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाएगा 4,25,000। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि जी 31 दिसंबर 2014 पे जरा मुझे नेट बुक वैल्यू तो कैलकुलेट करके बताएं। एक फॉर्मूला आपके पास क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। कॉस्ट क्या है इस एसेट की? 2.5 मिलियन। कॉस्ट तो 2.5 मिलियन ही रहेगी हमेशा, है ना। हम यही बात कहेंगे कि मुझे टोटल इस मशीनरी पे खर्चा कितना आया? 2.5 मिलियन का आया था खरीदते हुए, राइट। तो 2.5 मिलियन इज माई कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज 4,25,000। कितना आंसर आ रहा है? 2075। जी मोहसिन और उस्मान, क्लियर हो रही है बात? तो 31 दिसंबर 2014 पे अब इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? 2075 हो गई, राइट। फर्दर गिर गई, कितने से गिरी? 3,40,000 से। ठीक है, दूसरे मेथड से चलते हैं। दूसरा मेथड क्या है इसका? नेटबुक वैल्यू की कैलकुलेशन का। कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर माइनस डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब यहाँ पे दूसरे मेथड से हम किस तरह से नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? नेटबुक वैल्यू इज इक्वल टू ओपनिंग नेटबुक वैल्यू यानी कि ओपनिंग कैरिंग अमाउंट माइनस डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब यहाँ पे देखते हैं ओपनिंग नेटबुक वैल्यू क्या होगी? क्लोजिंग, पिछले साल की क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू यानी कि 2415। ये ब्रॉड, ये कैरेट डाउन था ना पिछले साल का, पिछले साल का ये कैरेट डाउन था, इस साल का ये क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन हो जाएगा। इस साल की ये ओपनिंग नेटबुक वैल्यू बन जाएगी। बात समझ आ रही है? तो अब इसके अंदर जो लॉजिकल एक सीक्वेंस बनता है ना कि पिछले साल तक एसेट की वैल्यू में कितना एसेट की वैल्यू किधर तक पहुंच गई थी? 2415,000 पे पहुंच गई थी। फिर इस साल 3,40,000 से फर्दर इस एसेट में डिक्लाइन आया, तो टोटल आपके पास अब इस साल के आखिर पे एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? 2,07,500। जी क्लियर है बात? ठीक है जी मोहसिन उस्मान, क्लियर है बच्चे? थोड़ी थोड़ी क्लियर है, कहां पे मसला आ रहा है? जो आपकी वाला था ना कि इसको हम इस वैल्यू को क्यों नहीं यूज कर रहे, हमें तो इस वैल्यू को, वो अगला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आ जाएगा, वो यूज हो जाएगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, फॉर्मूला इसका हो जाएगा। फॉर्मूला का क्या है? कॉस्ट माइनस। चलो ठीक है, वो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मोहसिन आपका क्लियर है? ठीक है, अब इसी तरह से हमने आगे के सालों को भी कंटिन्यू करना है, लेकिन अभी हम उसको नहीं करते। ठीक है, उसको अभी हम नहीं करते क्योंकि हमारी मेजर रिक्वायरमेंट जो है ना वो तो हमारी फुलफिल हो रही है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। वैसे ही मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बनाया था। हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें फिर नेटबुक वैल्यू का इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इधर आ जाए, फुल ईयर पॉलिसी में आए। और फुल ईयर पॉलिसी में दोबारा अगर मैं आपको ये कहूँ कि 31 दिसंबर 2013 का नेटबुक वैल्यू निकाले आप, तो अब इस केस में नेटबुक वैल्यू क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 2013 पे नेटबुक वैल्यू क्या होगा? किसी भी मेथड से चलें, 2.5 मिलियन कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी है? 3,40,000 इस साल के आखिर पे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका इस साल का, अब देखें यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना,
निकालना है बच्चे, निकाल लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं। मैंने कहा चले छोड़ देते हैं, चले इसको निकाल लेते हैं, पीछे आते हैं वापस। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हमें 31 दिसंबर 2015 पे नेटबुक वैल्यू निकालना हो तो नेटबुक वैल्यू दोनों तरीकों से किस तरह निकलेगा। अभी यहाँ पे पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2015 तक सॉरी, आपने 3 डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली होंगी। 85,000 पहले साल में, 3,40,000 दूसरे साल में और 3,40,000 करंट ईयर में। ठीक है, 3 साल गुजर गए तो टोटल आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका कितना होगा। 85,000 नहीं, ये तो आपके पास 4,25,000 ये था। 7,65,000 का आपने टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है 31 दिसंबर 2015 तक। तो इस हिसाब से आपकी नेटबुक वैल्यू कितनी होगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, 2.5 मिलियन माइनस 7,65,000 यानी के 1,735,000। ठीक है जी, तो ये अब आपके पास ये आ गई। दूसरे फॉर्मूले से करते हैं। नेटबुक वैल्यू क्या होगी, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग, ये कैरिंग अमाउंट पिछले साल की क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट यानी कि 2,075,000 माइनस इस साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। टेंशन ना लें, इंशाल्लाह हो जाएगा ये। इसमें देखिए क्या आ रहा है, 2,075,000 माइनस 3,40,000। इसमें भी आंसर मेरा कितना आ रहा है, 1,35,000। राइट, तो इसमें आप जोन सा भी मेथड फॉलो करें नेटबुक वैल्यू का, किसी एक फॉर्मूले को पिक कर लें, उसी को बस याद रखें, या तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या ओपनिंग कैरिंग अमाउंट या पिछले साल का क्लोजिंग का कैरिंग अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। क्लियर है बात। तो दूसरा वाला फॉर्मूला उसमें क्या हो रहा है कि पिछले साल के एंड पे वैल्यू कितनी थी, 2,075,000 और इस साल वैल्यू में फर्दर 3,40,000 का डिक्लाइन आया, तो इस साल के आखिर में वैल्यू कितने पे आ गई, 1,735,000 पे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। उस्मान बेहतर है अब, ठीक है। अब इसी तरह से अब फुल ईयर पॉलिसी में, क्योंकि आपने अलग तरीके से कैलकुलेशन की थी, ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग तरीका है उसके करने का। राइट, आपने पहले प्रोपोर्शनेट पॉलिसी से तीनों महीनों सालों का आपने कैलकुलेट किया और फिर आपने फुल ईयर पॉलिसी से तीनों सालों का कैलकुलेट किया। अब आपको अगर दोबारा से इसमें नेटबुक वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दोबारा से हम पहले साल पे आ गए, पहले साल के आखिर तक आपने सिर्फ और सिर्फ 3,40,000 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हुआ था, तो 2.5 मिलियन माइनस 3,40,000, आंसर आपका क्या होगा, 2.5 मिलियन माइनस 2,160,000। ठीक है, तो अब यहां पे देखें, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी के हिसाब से 31 दिसंबर 2013 का क्लोजिंग अमाउंट कितना था, 2.415 मिलियन। फुल ईयर पॉलिसी के हिसाब से पहले साल का 2013 का क्लोजिंग कितना आ गया, 2,160,000। डिफरेंस है, बिल्कुल है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में आपने कहा था पहले साल एसेट में डिक्लाइन आया सिर्फ और सिर्फ 85,000 का, लेकिन फुल ईयर पॉलिसी के हिसाब से कह रहे हो कि पहले साल में आपका पूरा 3,40,000 से एसेट की वैल्यू में कमी आई है। क्लियर है बात, ठीक है। ये बस आपकी पॉलिसी है, या आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाना, क्वेश्चन में आपको सारी चीजें कही जाएंगी, आपको ये बताया जाएगा कि आपने मेथड कौन सा यूज करना है और डेप्रिसिएशन पॉलिसी कौन सी होगी, फुल ईयर या प्रोपोर्शनेट। ठीक है, और अगर नहीं गिवन होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि फिर उसमें क्या करना होगा। अभी अभी आपको जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें गिवन होगा कि आपको फुल ईयर पॉलिसी फॉलो करनी है या प्रोपोर्शनेट फॉलो करनी है, आपको स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है या कोई और मेथड फॉलो करना है। क्लियर है, आपने अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। क्लियर होगी बात, ठीक है। कर लेंगे, अभी 2014 और 2015 की भी नेटबुक वैल्यूज निकल आएंगी फुल ईयर पॉलिसी के हिसाब से। सेकेंड ईयर की नेटबुक वैल्यू, क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू कितनी होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2.5 मिलियन माइनस
अभी आपने टू डेट 31 दिसंबर 2014 तक आपने 3,40,000 यानी कि 6,80,000 का टोटल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट किया हुआ था, है ना। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के हिसाब से आपका इस तरह से बनेगा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, बस इधर तक ही रखते हैं, नेटबुक वैल्यूज को और अभी नहीं डिस्कस करते, आगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर आ जाते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से तो कर लिया, पार्ट ए और पार्ट बी को भी यूज करके। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आपने नोट किया हो तो इन लाइनों का आपको कोई यूज नहीं था आपके पास। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का आपने कोई यूज नहीं किया, आपने सिर्फ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज किया है, 2.5 मिलियन, 5 years और 8 लाख को, और ये यही करना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ ये चीजें रिक्वायर्ड है, बाकी यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होने हैं, आवर्स कितने यूज कंज्यूम होंगे, यह आपके दूसरे मेथड्स के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, ताकि आप दूसरे मेथड से भी आराम से कैलकुलेट कर सको। क्लियर हो गई बात। अब हम आते हैं किस पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अब वो आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा क्योंकि हम कैरिंग अमाउंट को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, कि जिस साल की हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू ओपनिंग कैरिंग अमाउंट या ओपनिंग नेटबुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट, है ना। यही वाला फॉर्मूला था, बिल्कुल। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नेटबुक वैल्यू जाती है, वो मैं इंशाल्लाह आपको कराऊंगी। ठीक है, वो हम देखेंगे, अभी हम सिर्फ कैलकुलेशन पर आ रहे हैं, अभी हमने अकाउंट टी अकाउंट्स नहीं बनाए ना। अगर आपने नोट किया, सारी की सारी चीजें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी तक हम अकाउंटिंग के ऊपर नहीं आए, हमने डबल एंट्रीज अभी तक कोई पास नहीं की है इससे रिलेटेड, अभी सिर्फ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो टी अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताती रहूंगी कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा, प्रेजेंटेशन भी उसकी हम देखेंगे एसओएफपी और एसओसीआई के अंदर किस तरह से होगी। क्लियर होगी बात। चले अब इधर आ जाए, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इज इक्वल टू ओपनिंग कैरिंग अमाउंट या ओपनिंग नेटबुक वैल्यू, ये डिवाइड नहीं है, स्लैश है। ठीक है, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट या ओपनिंग नेटबुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डेप्रीसिएशन रेट इन परसेंटेज। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर अगर आप नोट करें तो आपको डेप्रीसिएशन रेट नहीं गिवन, लेकिन कल मैंने आपको फॉर्मूला इसका लिखवा दिया था, डेप्रिसिएशन रेट का फॉर्मूला। अब ये सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए याद रखिएगा। जो डेप्रिसिएशन रेट का मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड का भी बता दिया था ना। स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या था, वो तो खैर यूजफुल लाइफ को यूज करके था, यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन रेट। तो अगर सवाल में आपको वो दिया हुआ है, यूजफुल लाइफ दी हुई है, डेप्रिसिएशन रेट आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके। यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपके पास डेप्रिसिएशन रेट का फॉर्मूला जो था वो मैं दोबारा से अब नहीं लिख रही। ठीक है, वो अंडर रूट, वो स्क्वायर रूट वाली चीज थी, या मैं चले पेंट खोल के दोबारा से आपको बता देती हूँ। वो क्या था, 1 माइनस ये पूरा अंडर रूट एन रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो पहले आपने क्या करना है, रेजिडुअल वैल्यू को डिवाइड करना है कॉस्ट से, और फिर उसको आपने स्क्वायर अंडर रूट करना है किस वैल्यू से, एन क्या है आपका, एन है आपका टोटल यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो अब आप लोग अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर्स खोलें। अब इसके अंदर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन रेट नहीं गिवन, लेकिन आपको सवाल में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, कॉस्ट दी हुई है, रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है। मैं रेट के अलावा वाला फॉर्मूला नहीं है, नहीं है तो सही, ये है ना, ये रहा। ये है तो सही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के लिए तो हम डेप्रिसिएशन रेट निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले के अंदर चाहिए डेप्रिसिएशन रेट इन परसेंटेज, और क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन रेट नहीं गिवन, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले वो, फिर आप उसके अंदर फॉर्मूले में लगाएंगे। ये फॉर्मूला ही तो है, और क्या है, ये जो भी मैंने लिखा हुआ है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है मोहसिन,
चलें जी, अब आ जाएं। चले अब निकालें, डेप्रिसिएशन रेट निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे? ओहो, भाई का पेपर है, चले कोई बात नहीं। मोहसिन आपके पास है साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसको जल्दी से सॉल्व करें। क्या होगा आपके पास? रेजिडुअल वैल्यू है 8 लाख रुपीस, तो आपने फॉर्मूला क्या लिखना है? 8 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 मिलियन, फिर इसको अंडर रूट करेंगे टू द पावर 5। एन क्या है? एन आपका यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ है आपका 5 ईयर। जल्दी से कैलकुलेट करें। चलें जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, जी जी बिल्कुल, ऐप में नहीं, मैंने इधर कर लिया, ऑनलाइन मैंने देख लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2.5 मिलियन, पहले आपने ये काम किया, ठीक है। और फिर आपने इसको क्या करना है? इसको आपने 0.2 के हिसाब से, मैं इसको रेस कर रही हूँ, मतलब 5 का पावर करें तो उसको रेस टू द पावर 1/5 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आंसर किया, और आपने इसमें से 1 माइनस हम कर देंगे आंसर, ठीक है। ये आपने कर लिया, फिर 1 माइनस आंसर, ठीक है। कितना आ रहा है आपके पास? 0.6? नहीं मोहसिन, 0.20, 0.203, राउंड ऑफ करेंगे तो पॉइंट मतलब 20% बन जाएगा वो। आप चेक करो दोबारा मोहसिन। जी मोहसिन, आर यू कैलकुलेटिंग अगैन? दोबारा से कैलकुलेट करो इसको। करना क्या आपको? रेजिडुअल वैल्यू इज 8 लाख, 8 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 मिलियन, और उसको अंडर रूट करना है 5, और 1 में से आंसर को माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.203। 0.203 का क्या मतलब है? अगर इसको हम परसेंटेज में क्या कन्वर्ट करें तो 20%, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ? आपके पास आपका आंसर आ गया कि आपके पास जो डेप्रिसिएशन रेट है वो कितना आ गया? डेप्रिसिएशन रेट आपके पास आ गया इन परसेंटेज, राउंड ऑफ करके हम कहेंगे 20%, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ हर साल एसेट की वैल्यू में 20% से कमी आएगी, ठीक है। अब हम दोबारा, हमें क्या करना है? हमें अब दोबारा से प्रोपोर्शनेट पॉलिसी और फुल ईयर पॉलिसी को अलग अलग यूज करते हुए इसके आंसर निकालना है। सबसे पहले हम, चलें डायरेक्ट भी हो सकता था, चलें हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, 1 माइन अंडर अंडर डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ये आप यूज करोगे स्ट्रेट लाइन मेथड में सिर्फ बच्चे। आपने इस तरह से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नहीं करना। वो इत्तेफाक से 20%, नहीं नहीं नहीं, वो इत्तेफाक से 20% आंसर सेम आ रहा है, लेकिन आपने ये वाला फॉर्मूला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए यूज नहीं करना। वो इत्तेफाक हो गया कि आंसर आपका वही आ रहा है। वैसे तो आपका आंसर 20.37% आ रहा है ना, एग्जैक्टली 20% आ भी नहीं रहा, वो तो मैंने राउंड ऑफ किया तो वो 20% आ गया, ठीक है जुलेखा। ये बात मैं रिपीट कर रही हूं, आपने ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए ही यूज करना है, ये आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में यूज नहीं करना, आंसर आपका गलत आएगा। फिर ये इत्तेफाक है कि मैंने इसको राउंड ऑफ किया है तो ये 20% आ गया, इट्स द सेम एज 100 डिवाइड बाय 5, राइट। लेकिन वो सिर्फ महज एक इत्तेफाक है, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो पहले हमें फॉलो करना है किससे? प्रोपोर्शनेट पॉलिसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में क्या बात याद रखनी है कि मंथ्स को आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इधर आ जाए, पहला साल आपका खत्म हुआ 31 दिसंबर 2013, ठीक है।
आपने पहला साल आपका खत्म हुआ 31 दिसंबर 2013। अब आप 31 दिसंबर 2013 पे खड़े होके ये देख रहे हैं कि मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इधर आ जाएं, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट यानी कि साल के शुरू में 1 जनवरी 2013 पे क्या कोई एसेट की कोई वैल्यू थी? नहीं थी, क्योंकि वो आपके पास मौजूद ही नहीं था। तो आपने करना क्या है, पहले साल के लिए सिर्फ ओपनिंग कैरिंग अमाउंट शुड इक्वल कॉस्ट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पहले साल के लिए, ईयर ऑफ परचेज के लिए, क्योंकि उस सिनेरियो में आपके पास अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन वो एसेट जरूरी नहीं है कि मौजूद हो, वो आपने एसेट खरीदा होगा बीच में किसी दिन में, राइट? क्लियर होगी बात? तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए आपने क्या कहना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट 2.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट यानी कि 20%। आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, एक्सपेंस का अमाउंट कितना आएगा, 2.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख रुपीज। जुलेखा आपका आंसर ठीक नहीं है बच्चे, 5 लाख रुपीज आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। क्लियर है बात मोहसिन और उस्मान? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम क्यों नहीं आएगा, मेथड डिफरेंट है ना, अभी हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कर रहे हैं। अच्छा रुक जाओ एक सेकेंड, हाँ प्रोपोर्शनेट पॉलिसी भी तो है, इसको भी तो हमें करना है। अच्छा अभी रुक जाए एक सेकेंड, नहीं उससे भी आंसर डिफरेंट आएगा जुलेखा, उससे भी आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला यूज किया है 2.5 मिलियन माइनस 8 लाख डिवाइडेड बाय 5। इधर हम क्या कर रहे हैं, 2.5 मिलियन डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, अब इधर आ जाए, और डिफरेंट ही आना चाहिए, दोनों का डिफरेंट ही आएगा, मेथड अलग है, फॉर्मूला अलग है, राइट? अब इधर आ जाए, अब हम कहां पे खड़े हुए, हम प्रोपोर्शनेट पॉलिसी पे खड़े हुए। ठीक है, अब इधर देखें, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको पूरे साल का आंसर देगा, यानी कि ये बताएगा कि पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? जिस तरह मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि ये पूरे साल का आंसर दे रहा है कि पूरे 12 महीने में एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन कितना आया। अब यहाँ पे हम दोबारा किधर खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में। हमने ये एसेट एक्चुअली खरीदा कब है, 1 अक्टूबर को, तो अभी हमें 31 दिसंबर में भी देखना है कि क्या हमने एसेट को पूरे 12 महीने के लिए इस्तेमाल किया है या नहीं किया। आप ये कहोगे कि अगर मैं सीधा सीधा यह रेट अप्लाई कर दूं तो ये 5 लाख रुपीस का डिक्लाइन इन वैल्यू का अमाउंट आ रहा है कितने महीने के लिए, पूरे 12 मंथ्स के लिए। कि अगर ये एसेट मैं पूरे 12 महीने इस्तेमाल करती इस ईयर में तो मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होता, 5 लाख रुपीस। लेकिन मैं फॉलो कर रही हूँ क्या, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी, उसमें मैंने महीनों को गौर में, मतलब गौर से देखना है, आई हैव टू गिव रिगार्ड टू देम। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये कहूंगी कि अब मुझे इस फॉर्मूले के अंदर प्रोपोर्शनेट करना जरूरी हो जाएगा, इनटू 3 डिवाइड बाय 12, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में किया था। तो उसमें हमने उस फॉर्मूले को क्या कर दिया था, 3 बाय 12 कर दिया था उसकी अमाउंट को। इधर भी हमने यही करना है कि इस अमाउंट को हमने कर देना है 3 बाय 12, यानी कि 1,25,000 आप कहोगे कि 2013 में प्रोपोर्शनेट पॉलिसी के तहत अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है 1,25,000। क्लियर हो गई बात? साथ ही हम क्या करते हैं, नेट बुक वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अब नेट बुक वैल्यू की हमें कैलकुलेशन करनी आ गई है। कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 2013, उसी दिन, आखिरी दिन। अब हम क्या कहेंगे, कॉस्ट इस एसेट की कितनी थी, 2.5 मिलियन, उसमें टोटल रिडक्शन टू डेट कितना आया हुआ है, 1,25,000 का, है ना?
मेरे पास जब मैंने एसेट को खरीदा था उसकी वैल्यू कितनी थी, पहला साल है 2.5 मिलियन और टोटल उसमें रिडक्शन कितना आ चुका है वैल्यू में 1,25,000 का पहला ही साल है, राइट। तो हम सिंपली इस तरह से कर देंगे। तो हमारे पास हम ये कहेंगे कि 31 दिसंबर 2013 के आखिरी दिन, मतलब 2013 का आखिरी दिन पे खड़े होके हम ये कहेंगे कि आज के दिन इस एसेट की वैल्यू 2.5 मिलियन से डिक्रीज होके 2.375 मिलियन पे आ गई है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर? तो हमने साथ साथ क्या कर रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कैलकुलेट कर रहे हैं हर साल का और साथ साथ उसकी नेट बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट भी कैलकुलेट कर रहे हैं साल के आखिरी दिन। क्लियर हो रही है बात मोहसिन और उस्मान? अब देखो सिर्फ रेट्स का और सिर्फ मेथड्स का डिफरेंस है, सिर्फ फॉर्मूलाज का डिफरेंस है, वरना अंडरलाइन कॉन्सेप्ट हर मेथड में सेम ही होगा। बिल्कुल इसीलिए डिफरेंस है, ठीक है जुलेखा, बिल्कुल ठीक, रेजिडुअल वैल्यूज में माइनस किया था। चलें जी, अब आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं अगले साल के आखिर में। अब आप खड़े हुए हो 31 दिसंबर 2014 पे और अब आपको कैलकुलेट करना है कि 2014 में टोटल कितना एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आया। सबसे पहला सवाल प्रोपोर्शनल पॉलिसी में ये आंसर करना जरूरी हो जाता है। 31 दिसंबर 2014 वाले साल में एसेट आपके पास कितने महीनों के लिए था? आपका जवाब आएगा पूरे 12 महीने। ये एसेट मैंने पिछले साल खरीदा था, 1 जनवरी को भी मेरे पास मौजूद था 2014 के और 31 दिसंबर पे भी ये मौजूद था, यानी कि पूरे 12 महीने मेरे पास ये एसेट था अवेलेबल फॉर यूज। मैंने अब इस साल इसको पूरे 12 महीने का डेप्रिशिएट करना है, इसलिए आपको भी किसी बात की टेंशन नहीं है, कुछ प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है इस साल, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट करने का इश्यू आता है सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑफ परचेज में और ईयर ऑफ डिस्पोजल में, वो हम बाद में करेंगे। तो सो फार हमने क्या देखना है, अगर तो आपकी प्रोपोर्शनेट पॉलिसी है तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑफ परचेज के अंदर प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी फुल ईयर पॉलिसी में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोपोर्शनेट करने की। क्लियर हो गई बात? अब 31 दिसंबर 2014 पे आपने कहा कि अब हमें दोबारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करनी है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएशन रेट आप पहले से कैलकुलेट कर चुके हो, अब हर साल आपका डेप्रिसिएशन रेट यही वाला फॉलो होगा। क्लियर हो गई बात? अब इधर आ जाते हैं 31 दिसंबर 2014 के लिए ओपनिंग कौन सा, मैं वो बताती हूँ जुलेखा, वो मैं बताती हूँ आपको। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लिखवाया था कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय, जी बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, जो मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड का कल फॉर्मूला लिखवाया था ना, वो रेजिडुअल वैल्यू भले अगर जीरो नहीं होती तो उसमें मैं आपको दूसरा फॉर्मूला उसका लिखवाऊंगी, ठीक है। अभी उसको एडवांस में हमने नहीं पढ़ा, हम उसको इतना एडवांस लेवल पे भी नहीं पढ़े, जस्ट लेट्स कीप इट सिंपल अभी शुरू में, ताकि मोहसिन और उस्मान को भी थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे ना, तो फिर मैं बताऊंगी कि अच्छा भाई अब इसमें फॉर्मूले में ये चीज डाल दें, ये चीज निकाल दें, ठीक है। अभी आप उसको उसी तरह रहने दो। डेप्रिसिएशन पर आना जो मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था, नहीं नहीं नहीं, आप मिक्स मत करो। अगर सिमिलैरिटी कुछ आ रही है आने दो, ठीक है, लेकिन उसको मिक्स मत करो, मैच मत करो कि अच्छा इधर स्ट्रेट लाइन मेथड में भी ये हुआ था, इधर भी इस तरह से हुआ था। जस्ट कीप देम सेपरेट, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट ही रखो। अगर कोई चीज सिमिलर हो रही है ना तो वो महज इत्तेफाक है, ठीक है। अगर कोई चीज सिमिलर हो रही है सो दैट सिमिलर, वो सिमिलैरिटी उसकी इत्तेफाकन हो रही है, वरना है नहीं, ठीक है। तो मिक्स मत करो, फॉर्मूलाज को अलग अलग ही रखो और दोनों को मैच मत करो कि अच्छा इधर भी इस तरह से हो रहा है, रिड्यूसिंग स्ट्रेट लाइन मेथड में भी इस तरह से हो रहा है, तो देखें यहाँ पे तो फिर सेम आंसर्स आने चाहिए, फिर तो ये होगा फिर तो वो होगा, नहीं,
इसको मत करें, ठीक है, बिल्कुल भी मिक्स मत करें, उल्टा कंफ्यूज हो गया आप लोग। स्ट्रेट लाइन मेथड करके अब हम खत्म कर चुके हैं उसको, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड करके हम खत्म कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड को भूल जाएं और अब आप आ जाए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए क्या चाहिए आपको, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट या ओपनिंग नेटबुक वैल्यू। ओपनिंग कैरिंग अमाउंट या ओपनिंग नेटबुक वैल्यू से क्या मुराद है, नेटबुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि 1 जनवरी 2014 को इस एसेट की क्या वैल्यू थी। 1 जनवरी 2014 को इस एसेट की वही वैल्यू थी जो कि पिछले साल के क्लोजिंग पे थी, यानी कि 2375000। तो बात समझ आ रही है। यहाँ पे ओपनिंग कैरिंग अमाउंट या ओपनिंग नेटबुक वैल्यू में आपने लेना क्या है, बेसिकली पिछले साल की क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट, क्योंकि ये बात आपको पता है ना, पिछले साल का कैरेट डाउन इस साल का ब्रॉट डाउन होता है, राइट। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होता है, तो इट्स द सेम थिंग, ठीक है। ये ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो रही है बात मोहसिन और उस्मान। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे उस्मान आपकी वाली बात आएगी कि अब हम इधर जो फिगर को पिक करेंगे अपनी फर्दर कैलकुलेशन के लिए, वो होगी पिछले साल की रिड्यूस्ड वैल्यू, यानी कि 2375000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। 20% रेट आपका हर साल 20%, 20%, 20% ही रहेगा। क्लियर हो गई बात। तो अब आपने जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया इस साल का, वो कितना हुआ, 2375000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। क्या इसको प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट करें इंटू 12/12 आंसर वही आएगा 1। इसको प्रोपोर्शनेट आपको नहीं करना। इसमें आपका आंसर आ रहा है 4,75,000। साथ ही क्या कर देंगे, साथ ही हम ये कह देंगे कि अब डेप्रिशिएट करने के बाद इस एसेट की वैल्यू क्या होगी। अब उसके अंदर आपकी मर्जी है, कोई सा भी फॉर्मूला यूज करे, मैं उसमें वो ओपनिंग कैरिंग अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 31 दिसंबर 2014 के शुरू में, यानी कि 1 जनवरी 2014 को इस एसेट की वैल्यू कितनी थी, 2375000, पिछले साल की क्लोजिंग वैल्यू। उसमें इस साल फर्दर डिक्लाइन कितने का आया, 4,75,000, राइट। तो अब साल के आखिर में मेरे पास इस एसेट की वैल्यू कितनी है, वो है 1.9 मिलियन। क्लियर होगी बात। पिछले साल 2375 पे आ गया था, इस साल 4,75,000 का फर्दर डिक्लाइन आया और टोटल वैल्यू अब उसकी गिर के और कितनी हो गई, 1.9 मिलियन। क्लियर हो गई बात। तो देखें नेटबुक वैल्यू उसी तरह से उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का मेथड अलग है, स्ट्रेट लाइन मेथड में अलग था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अलग है। क्लियर हो गई बात। अब मुझे जल्दी से 31 दिसंबर 2014 की कैलकुलेशन करके बताएं, सॉरी 15, 31 दिसंबर 2015। जी जी बिल्कुल, रिड्यूसिंग बैलेंस, हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ही है ना, अभी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही कर रहे हैं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप मुझे जल्दी से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट बताएं और नेटबुक वैल्यू।
डेप्रिसिएशन के रीजन में अक्रूवल का कॉन्सेप्ट, मैचिंग का कॉन्सेप्ट होता है वैसे, इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट, वैसे अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी मैचिंग कॉन्सेप्ट से सिमिलर है, हाँ आई गेस लिख सकते हैं, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट उसका ज्यादा सही रहेगा कि जिस साल में बेनिफिट या इनकम अर्न हो रहा है तो उस साल उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी आपको बुक करना होता है। जी उस्मान, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 3,80,000, ओके, और नेट बुक वैल्यू 1520, ठीक है मोहसिन, 1520, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सी ठीक है, सो यू गेटिंग अ हैंग ऑफ इट, माशाल्लाह, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसमें आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्या लेना है, पिछले साल की वैल्यू क्या थी, अब आप इसके अंदर 1.9 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 20%, इसको हमने प्रोपोर्शनेट नहीं करना, क्यों, क्योंकि 2015 में भी आपका पूरे 12 महीने ये एसेट यूज हुआ है, तो आंसर आपके पास होगा आएगा 3,80,000, ठीक है। फिर आपने नेटबुक वैल्यू निकाली इस डेट पे, नेटबुक वैल्यू के लिए आप ये कहोगे कि पिछले साल के आखिर में आपकी वैल्यू कितनी थी, 1.9 मिलियन, और इस साल इसमें 3,80,000 का फर्दर डिक्लाइन आया, तो अब हमारे पास एसेट की वैल्यू है 1520,000, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक काम ये करें, फुल ईयर पॉलिसी से भी अभी हमें इसको करना है, ठीक है। फुल ईयर पॉलिसी और डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनल पॉलिसी में सिर्फ फर्क क्या है, फर्क सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑफ परचेज का होगा। ईयर ऑफ परचेज में हमें क्या करना है, ईयर ऑफ परचेज कौन सा था हमारा, 31 दिसंबर 2013, राइट। अब दोबारा से आपने क्या करना है, रेट आपका एग्जैक्टली यही रहेगा, ठीक है, रेट इसीलिए मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था, रेट आपका प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में भी यही रहेगा, फुल ईयर पॉलिसी में भी यही रहेगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है, फुल ईयर पॉलिसी में पहले साल के अंदर आपको 3/12 नहीं करना बस, ठीक है, हो जाएगा। इसको जल्दी से करें, फुल ईयर पॉलिसी से भी अब मुझे 2013, 14, 15 तीनों के दोबारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस निकालेंगे और दोबारा नेटबुक वैल्यूज निकालेंगे, और ये बात याद रखिएगा कि अब तीनों सालों की डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस और नेटबुक वैल्यूज इनसे डिफरेंट ही होंगी। क्लियर हो गई बात, निकालें जरा जल्दी से। 2013, 14 और 15 का अब आपने फुल ईयर पॉलिसी के थ्रू निकालना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और नेटबुक वैल्यूज। 5 मिनट लें और जल्दी से इसको करें, 10:40 पे फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि हो गया कितना हुआ, ठीक है जी। तो E12 आपका होमवर्क आप लोगों ने कर लिया, सही है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। E12 के अंदर किया है उस्मान, आपने कर लिया, चलें अब एक एक करके, नहीं किया चलो ठीक है, आप इसको कर लेना। E12 के अंदर पहला आपके पास क्या है, परचेज ऑफ डिलीवरी वैन ₹5 लाख, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, क्योंकि डिलीवरी वैन का बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा मिलेगा, वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स टू मशीन 27,475, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक। इसको मैंने आपको इस तरह से बताया था, कल मैंने बात की थी कि आपके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होता है वो नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि आपको हर साल रिपेयरिंग करानी पड़ती है। नहीं उस्मान बच्चे, रिपेयर जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा अगला, ठीक है सही है। फिर आपके पास आ गया ये वाला, बिल्डिंग एक्सटेंशन टू द वेयर हाउस, यस दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सटेंशन से क्या होता है, एक्सटेंशन से आपकी बिल्डिंग का कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो बेनिफिट आपको मिलेगा एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए, जब तक बिल्डिंग रहेगी जाहिर सी बात है वो एक्स्ट्रा रूम जो आपने लगाया वो भी रहेगा, राइट। मोहसिन फॉलो करो, ठीक है। रूफ रिपेयर और ऑफ बिल्डिंग, ये आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं रेवेन्यू, रूफ की रिपेयरिंग हो रही है ना, रिपेयरिंग हो रही है, रिपेयर एक्सपेंडिचर आ जाए तो आपने क्या कहना है कि वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो बच्चे इस तरह तो फिर रिपेयर्स टू मशीन भी कैपिटल होना चाहिए, इसमें आपने रेवेन्यू क्यों बोला, इसमें भी तो मशीन की इंप्रूवमेंट ही हो रही है किस्म की। रिपेयर ना ये थोड़ी है कि रूफ है इसलिए इसकी रिपेयरिंग हो रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो बच्चे इस तरह तो फिर मशीन में भी मैं आपको कह दूं कि आप रिपेयर करा रहे हो तो इसका बेनिफिट भी आपको एक साल से ज्यादा मिलेगा, नहीं। रिपेयर के अंदर
रिपेयर के अंदर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही लिखना है। आपने ये कहना है कि हर साल देखो पेंट वेंट कराया होगा, रिपेयरिंग से क्या मुराद है? रिपेयरिंग से मतलब जरूरी नहीं है कि वो बड़े किस्म की कोई रिपेयरिंग हो, कि वो उसमें बड़े बड़े सुराख होके होंगे तो मैंने उसको फिल किया होगा, नहीं, वो वाली बात नहीं है। ऐसी छोटी मोटी रिपेयरिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस छोटा मोटा काम होता है, ठीक है, छोटे मोटे काम होते हैं। जहां पे कोई मेजर काम होगा उसमें वो खासतौर पे आपको लिखेगा ट्रांजैक्शन के अंदर, ऐसी बात वो कोई जरूर करेगा जिससे आपको ये हिंट मिलेगा कि अच्छा ये कोई मेजर काम हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया हो कि रूफ जो है वो मेरी बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गई थी, ना रूफ रिप्लेस हुई, तो यस दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पे रूफ रिप्लेस थोड़ी हो रही है, यहाँ पे तो रूफ रूफ की छोटी मोटी रिपेयरिंग हो रही है, और वो रिपेयरिंग आपको हर साल करानी पड़ेगी। यानी इस साल जो आपने रिपेयर कराया उसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर मिलके खत्म हो जाएगा, वो रिपेयरिंग का काम खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको रिपेयरिंग करानी पड़ जाएगी, ठीक है। एक साल से ज्यादा अरसे के लिए बेनिफिट ऐसा हो तो उस तरह का होना चाहिए ना कि आपने आज रिपेयर करवाया और उसके बाद 10 साल तक आपको जरूरत ही ना पड़े, यानी कि 10 साल तक आज के दिन की रिपेयर की आपको बेनिफिट मिले, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो आपकी रिपेयरिंग होती है वो आपको हर साल करानी होती है, अगले साल फिर उसकी हालत खराब हो जाएगी और अगले साल फिर 12 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा रिपेयर करानी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये बात अपने पास लिख लें कि नॉर्मली आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, भले वो रूफ हो, भले वो पूरी बिल्डिंग का हो, भले वो जिस चीज का भी हो, ठीक है। नीचे आ जाए, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल नेक्स्ट। ओए होए उस्मान को बड़ी जल्दी पड़ी हुई है ना इससे ऐसे अगला कैपिटल, उससे अगला रेवेन्यू। चलें ठीक है उस्मान, कैपिटल हो गया, नेक्स्ट वाला वेरी गुड। कैरेज कॉस्ट ऑन परचेज ऑफ स्टॉक, रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। क्यों? क्या स्टॉक हमारा नॉन करंट एसेट है? नहीं तो, है ना, इस चीज को देखो ना। रेवेन्यू आपने, वेरी गुड उस्मान, आपने तो रेवेन्यू कहा लेकिन जुलेखा ने कैपिटल कहा, इस वजह से मैं इनको कह रही हूँ, ठीक है जुलेखा, ठीक है। आपने ये देखना है कि आपने किस चीज के ऊपर खर्चा किया, आपने कैरेज कॉस्ट इनकर की किसकी? परचेज ऑफ स्टॉक की, राइट। नहीं, आपको भी देखनी है ना चीजों को। स्टॉक आपकी ऐसी चीज है जो कि आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर तो होता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका मतलब है कि जो कैरेज कॉस्ट है ये आपकी कैपिटलाइज नहीं होगी, कोई नॉन करंट एसेट नहीं बनेगा, ठीक है। सैलरी ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, ये भी रेवेन्यू है। उस्मान आपने क्या लिखा हुआ है? आपने भी रेवेन्यू लिखा हुआ है, वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, कैपिटल, वेरी गुड, ये बिल्कुल कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, रेवेन्यू उस्मान, रेवेन्यू। फायर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होता तो वो कैपिटल होता, ठीक है। ये फायर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट के अलावा बाकी सारे फायर इंश्योरेंस है ना, ट्रांजिट इंश्योरेंस थोड़ी है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट थोड़ी है, फायर इंश्योरेंस लिखा हुआ है तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपका रेवेन्यू होगा। ट्रांजिट का मतलब है रस्ते में जो होता है, अगर आपने रस्ते के लिए कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है कि रस्ते में कोई डैमेज वगैरह ना आ जाए, उसमें वो टर्म मेंशन करेगा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट प्रीमियम ₹25,000। अगर ये लिखा होता तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग अ न्यू मशीन, नहीं नहीं नहीं, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर नहीं है। फायर इंश्योरेंस को आपको 1 साल के बाद दोबारा पे करना पड़ता है, उसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल के लिए ही होता है, उसकी कवरेज 1 साल के लिए होती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग अ न्यू मशीन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो देखो इजी स्कोरिंग मार्क्स है ना, अच्छी बात है। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो ताकि जो है वो आप 10th का थोड़ा बताओ। इरेक्टिंग अ न्यू मशीन का मतलब है इंस्टॉल करना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग अ न्यू मशीन यानी कि न्यू मशीन को इंस्टॉल करने की कॉस्ट, उसको लगाने की कॉस्ट, ठीक है। इरेक्ट करने का मतलब है उसको फिक्स करना, उसको लगाना, उसको इंस्टॉल करना, ठीक है। तो चले, अल्लाह का शुक्र है। हाँ मतलब सीधा करना, उसको इरेक्ट करना मतलब उसको लगाना, मतलब अकाउंटिंग की टर्म्स में उसको ये कहेंगे इंस्टॉल करना।
हाँ मैं भी करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे जुलेखा ने उस दिन याद करा दिया था रात को। मैं आप लोगों को जो कहती हूँ ना कि आप मुझे याद करा दिया करें, तो आप याद करा देते हैं। मैं भी कर देती हूँ अपलोड, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? ठीक है, तो वो कनेक्शन बीच में से खत्म हो गया था, तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल नहीं, सॉरी, कल नहीं, इंशाल्लाह कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी। परसों हम इंशाल्लाह मिलेंगे 9 to 11 अगेन। ठीक है, थर्सडे को हम मिलेंगे। और मैंने आपका सोल्यूशन भी अपलोड कर दिया है। मैं ये वाला हैंड आउट भी अभी अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह थर्सडे को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जब तक एंजॉय करें, मजे करें। मैंने आप लोगों को ग्रैंड टेस्ट की डेट बता दी थी आप लोगों की, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, राइट। और उसमें हमने कोई डेट फिक्स की थी, 2 जनवरी फिक्स की थी, ठीक है। 2 जनवरी मंडे को आपका ग्रैंड टेस्ट है, और उसके अंदर आपका सिलेबस में क्या क्या मौजूद है वो भी डिस्कस हो गया था। जो हम काम करेंगे, मतलब मैं मोस्ट प्रॉब्ली इन्वेंट्री आप लोगों का नहीं टेस्ट करूंगी उसमें, यानी कि आपके पास हो जाएगा चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर 1 हो गया, डबल एंट्री हो गया, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हो गया, उसके अलावा कंट्रोल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन तक, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा, बीआरएस हो जाएगा, प्रोविजन हो जाएगा, अक्रूवल्स हो जाएगा, और उसमें आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। बैडेट भी होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो ये आपके पास सारे चैप्टर्स हैं आपके, जो कि आपके ग्रैंड टेस्ट नंबर 1 में आएंगे। और तैयारी इनकी करें। इन्वेंट्री का भी टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके होंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हम इन्वेंट्री का टॉपिक भी कर लेंगे, लेकिन वो आपके ग्रैंड टेस्ट 1 में शामिल उसका नहीं होगा, ठीक है। तो आपने तैयारी पक्की रखनी है। अच्छा, इस वीकेंड पे, या मैं ये काम भी कर सकती हूँ कि कल मैं आप लोगों का टेस्ट ले लूँ, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स और बीआरएस का। ये काम ये करें ना, कल आप लोग तैयारी कर लें, कल आप लोगों की क्लास भी नहीं है, तो कल आप लोग तैयारी कर लें अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स और बीआरएस की, और बीआरएस और अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का इकट्ठा फिर मैं टेस्ट ले लूंगी वीकेंड पे, ठीक है। तो सैटरडे को फिर मैं उसका क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी। दोनों टॉपिक्स उसमें आपके टेस्ट होंगे, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स और बीआरएस, ठीक है। सैटरडे को, तो कल आपके पास पूरा दिन फारिग होगा, आप उसमें तैयारी कर लेना अपनी, ठीक है। चले, सही है। इंशाल्लाह फिर आपको मैं रिस्पॉन्ड भी करती रहूंगी। आप लोगों के जो मिड टर्म है वो मैं अभी चेक करने के प्रोसेस में हूँ, तो मैं इंशाल्लाह जैसे जैसे होते रहेंगे मैं आप लोगों को उस पर रिस्पॉन्ड करती रहूंगी, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर कल परसों मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे। अल्लाह हाफिज।